सभी का इंस्पायर पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात आज हम करने वाले हैं। बेसिकली आज हम लोग सेक्शन नंबर 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को कवर करेंगे। अच्छा जी, हम चलो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, तो चलो इस टॉपिक को शुरुआत से बेसिक से तोड़ते हैं। क्या कि सर ये चीज कब आएगी, मतलब कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का इंपॉर्टेंस कहां पे है। मतलब कि मैरिज होगी, कॉन्जुगल शब्द का अर्थ समझो। कॉन्जुगल शब्द का अर्थ है मैरिज रिलेटेड राइट्स यहां पे, यानी कि राइट्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट्स ऑफ कोहैबिटेशन, जो कि दोनों स्पाउस एक दूसरे के लिए एक दूसरे की तरफ पजेस करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, चलिए, तो ये बात तो समझ में आ रही है कि यहां पे कॉन्जुगल राइट्स की बात हो रही है। रेस्टिट्यूशन यानी कि कुछ री इंस्टीट्यूशन, यानी कि उन राइट्स का वायलेशन किया गया किसी एक स्पाउस द्वारा। ठीक है, और अगर उसका री इंस्टीट्यूशन यानी कि उन राइट्स को फिर से वापस उसी स्थान पे लाने का अगर कोई प्रयास यानी कि दूसरा स्पाउस करता है, तो यहां पे इसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हम कहते हैं। ठीक है सर, हमको बेसिक फील समझ में आ गई। तो अच्छा, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में 2-3 चीजें कही गई हैं। अगर हम लोग बात करें मेजर कंपोनेंट्स की, तो कहता है कि अगर कोई रीजनेबल कॉज है। अच्छा, रीजनेबल कॉज क्या है और क्या नहीं होता है उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मेनली फील समझो कि अगर कोई रीजनेबल कॉज है और उसके बाद अगर कोई वाइफ या हस्बैंड अपने स्पाउस से दूर होता है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं हो सकता। नहीं हो सकता से मतलब समझो कैसे ये चीज मतलब प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होती है, वो समझो। अगर मेरी वाइफ मुझे छोड़ के जाती है, किसी भी मतलब वैलिड रीजन नहीं है उसके पास, तब वो छोड़ के जाती है, और तब मैं कोर्ट के पास जाता हूं कि आई नीड माई वाइफ टू कम बैक टू मी एंड फॉलो हर कॉन्जुगल ड्यूटीज, तो मैं कोर्ट से कहता हूं कि मुझे एक डिक्री पास करके दो। यानी कि कोर्ट एक ऑर्डर टाइप का निकालती है, डिक्री पास करती है किसके खिलाफ, जो स्पाउस छोड़ के गया है उसके खिलाफ। अच्छा, अब ये जो डिक्री पास होती है ना, ये ऐसी वैसी डिक्री नहीं होती है, ये सीपीसी से गवर्न होती है। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे इसकी जरूरत है तो मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि ऑर्डर होते हैं उसमें। ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी के तहत ये डिग्री पास होती है, जिसके अनुसार अगर इस डिग्री का पालन नहीं होता है, अगर कोर्ट के द्वारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की जो डिग्री पास करी गई है उसका अगर पालन नहीं होता है, तो फिर कोर्ट उस बंदे की या बंदी की प्रॉपर्टी या फिर किसी भी तरह से फाइनेंशियल प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, या फिर किसी भी तरह के उस पर फाइनेंशियल बर्डन्स पे ला सकती है, जिसकी वजह से उसको उनका पालन करना पड़े। ठीक है, ओके सर। सो फर्स्ट पॉइंट, सेक्शन 9 के अंदर जो हमने बताया तुम्हें मेन इंग्रेडिएंट्स थे, उसकी बात मैंने करी कि देयर शुड बी अ रीजनेबल कॉज, और अगर रीजनेबल कॉज नहीं है तो डिग्री पास कर देगा कोर्ट। ठीक है, अच्छा, एक और एलिमेंट होता है विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। तो अगर हम बात करें स्पाउस ने दूसरा स्पाउस है उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया, तो मतलब क्या हुआ, यहां पे इन शब्दों का मतलब जो मेन मीनिंग है वो यही है कि एक का दूसरे को छोड़ के चले जाना। अच्छा, छोड़ के चले जाना तो यानी कि सेसेशन ऑफ कोहैबिटेशन, कोहैबिट जो एक साथ वो रह रहे थे अपने मैट्रिमोनियल होम में, उससे अलग हो जाना बाय वॉलंटरी एक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट, जान करके किए गए एक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट से। ठीक है, सो व्हेन दिस हैपेंस देन द कोर्ट पासेस द डिक्री अगेंस्ट द वन हु हैज लेफ्ट द मैट्रिमोनियल होम, हु इज नॉट फॉलोइंग द कॉन्जुगल राइट्स, तो उसके खिलाफ ये डिक्री पास कोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा, एक केस है, एक बात बताओ, एक जनरली मैं तुमसे एक बात पूछूं कि आज हम लोग देखते हैं कि पहले सिचुएशन क्या थी
कि हस्बैंड मेनली अर्निंग मेंबर था, वाइफ मेनली हाउसवाइफ थी, तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि जॉब की वजह से दोनों को अलग अलग रहना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बट इन द करंट सिनेरियो ये चीज बिल्कुल बदल चुकी है। आज वुमेन भी अपने फील्ड में बहुत अच्छी से एक्सेल कर रही हैं और वो नहीं चाहती अपनी जॉब छोड़ना। वो शादी की वजह से अपनी जिंदगी में ये चेंज नहीं लाना चाहती हैं, जिस वजह से वो अपने हस्बैंड से दूर रहती हैं जॉब की वजह से। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हस्बैंड वाइफ से ये कह सकता है कि तुम कॉन्जुगल राइट्स फॉलो नहीं कर रही हो, मेरे पास लौट कर आओ? दैट्स द क्वेश्चन। क्या हस्बैंड के पास ये राइट है कि कोर्ट के पास जाए और डिक्री पास करवा ले रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, कि वाइफ को छोड़ के आना पड़े? तो ये बात करी गई तीरथ कौर वर्सेस कृपाल सिंह के केस में। ऐसा ही कुछ केस आया। तो यहां पे मेनली होता क्या है कि कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के थ्रू एक दूसरे के साथ मिलना, मतलब ओकेजन्स पे जहां भी वो उनकी जॉब अलाउ करती है ना, एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, कोहैबिट करना, जब जब पॉसिबल होता है तब वो करते हैं अगर, तो दैट्स नॉट द वायलेशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो इसके अगेंस्ट हम डिग्री पास नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। सो इन द केस व्हेन द टू स्पाउसेस आर वर्किंग, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पास नहीं हो सकती है। दैट्स क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर हम बात करें कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, सब समझो बर्डन ऑफ प्रूफ का। देखो, अगर मेरी वाइफ मुझे छोड़ के जाती है, ठीक है, एंड आई गो टू द कोर्ट कि सी देयर इज नो रीजनेबल कॉज बिकॉज ऑफ विच माई वाइफ हैज लेफ्ट मी एंड इज नॉट फॉलोइंग द कॉन्जुगल ड्यूटीज, ठीक है, सो द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन द वाइफ टू प्रूव दैट कि नहीं जी, ये फला कारण है जिनकी वजह से मैंने इन्हें छोड़ा है, जिनकी वजह से मुझे इनसे दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। और मैं अभी डिवोर्स नहीं चाहती, इसलिए मैं दूर हो गई। ठीक है, सो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो ये चीज प्रूव करने का बर्डन जो छोड़ के गया है स्पाउस, उस पे होता है। ठीक है, ओके सर। तो रीजनेबल कॉज क्या होता है? रीजनेबल कॉज को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनके अंदर बहुत ब्रॉड डिवीजन अपने आप में है, बट हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसके अंदर हम लोग समझने बहुत आसानी होगी। क्या? फर्स्ट इज अ ग्राउंड विच इज अ रिलीफ इन मैट्रिमोनियल कॉज ऑल्सो। अच्छा, मैट्रिमोनियल कॉज ऑल्सो यहां पे समझो, मतलब डिवोर्स जब होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं, क्रुएल्टी, इंसैनिटी, इस तरह के बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिसके थ्रू डिवोर्स हो सकता है। ठीक है, इवन सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार जब हम बात करते हैं कि एक वैलिड मैरिज क्या होती है, उसमें जो 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तब, तो उन जगहों पे अगर इन दोनों में से कुछ एक चीज होती है ना, so that will be considered under a matrimonial cause and that will be ultimately called a reasonable ground of divorce. ठीक है, point number 2, a matrimonial misconduct which is not a matrimonial cause but makes it difficult for the spouse to live together. एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हस्बैंड नॉन वेज है, वाइफ वेज है, और हस्बैंड वाइफ को फोर्सफुली मीट एंड वाइन कंज्यूम करने को कहता है, तो that's not a ground for divorce, but that can be a reasonable cause under restitution of conjugal rights, and there can be many other. यहाँ पे सोचिए कि कुछ हैबिट्स की वजह से, मान लीजिए पेरेंट्स के, हस्बैंड के पेरेंट्स कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो वाइफ का घर में रहना मुश्किल करती हैं, फिर भी हस्बैंड खुद दूर रह के अपने काम के सिलसिले में और वाइफ को वहां रहने पर मजबूर करता है कि नहीं, आप जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करे बिना वहीं रहना पड़ेगा आपको, तो दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ठीक है, सो इन दिस मैनर। हाँ, एक और समझो कि जैसे कि मिस्ट्रेस समझते हो, कॉन्क्यूबाइन, प्रोस्टिट्यूट, है ना, इस तरह अगर हस्बैंड जो है घर में लाता है ना, और उसके बाद जो है वाइफ को टॉर्चर करता है, उसको बुरी तरह से
उसका बुरा व्यवहार करता है, तो दैट कैन बी ए ग्राउंड फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स। ठीक है, सो दिस अंडर बी पॉइंट, all these kinds of things which are not a cause for divorce, like in if we talk about section 13 of divorce of Hindu Marriage Act, तो उसके अंदर नहीं है, लेकिन then also इसमें हम लोग कहेंगे कि आप दूर जा सकते हैं, आपके पास रीजनेबल कॉज है। कूल, an act or omission which makes it impossible to live together, बीटिंग होने लगी हस्बैंड के द्वारा वाइफ को, है ना, या कोई भी ऐसी चीज, इट इम्प्लाइडली सेज व्हाट इट मीन्स कि एन एक्ट और ओमिशन व्हिच मेक्स इट इम्पॉसिबल टू, कोई भी ऐसा कार्य जिसके द्वारा हस्बैंड या वाइफ का एक दूसरे के साथ रहना नामुमकिन हो गया, वो रीजनेबल कॉज है। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि रीजनेबल कॉज में ये 3 पॉइंट हैं, इनके अंदर ये 3 चीजें हैं। हमने बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में जान लिया, हमने केस ऑफ जॉब्स का जान लिया, हमने विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी एक्चुअली होता क्या है जान लिया, हमने सेक्शन 9 के कंपोनेंट्स को समझ लिया। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो कि ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी। ठीक है, इसके अनुसार अगर आप देखो तो क्या होता है कि एक इंसान जो अपने पति से या पत्नी से अगर वो किसी भी कारणों से, जो हमने यहां पे बताया, उनकी वजहों से वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है, मतलब कि वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहता है और उसके साथ नहीं रहना, उसको मैट्रिमोनियल होम में एक साथ नहीं रहना चाहता है, देन ऑल्सो इफ यू आर फोर्सिंग दैट पर्सन, इफ यू आर फोर्सिंग अ लॉ ऑन ए पर्टिकुलर पर्सन टू फॉलो or to do an act by his or her body which he is not desiring to do, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन नहीं कर रहे हैं क्या? सोच के देखिए। इक्वालिटी की जब बात करी जाए तो टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया, ठीक है, इसी तरह से 2 और केस, हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह और सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, ये 3 केस हमें बताएंगे कि ऑर्डर 21 रूल 32 इसका एक्चुअली इंप्लीकेशन कैसे होगा, और हमें बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो स्टे फोकस। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहला केस मैंने तुम्हें कौन सा बताया कि टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया। देखो इसमें क्या कोर्ट कहता है कि ये बहुत ही ऑप्रेसिव और बहुत ही ज्यादा दबाव, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूअल काइंड ऑफ थिंग है, जो कि आप किसी पर्सन को जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहता है किसी इंसान का, उसकी बॉडी को फोर्स करते हो कि आप जाइए और ऐसा करिए। सो इन सोसाइटी व्हाट्स हैपनिंग, वुमेन आर एक्चुअली नॉट इक्वल टू मैन, बट अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी वाला, उसमें ये बराबर रखे जाते हैं कि नहीं दोनों में से जो अलग होगा उसको साथ रहना पड़ेगा। अगर हम ऐसी बात करें तो इस केस में तो जो एक्चुअली सोसाइटी में इक्वल है नहीं, ठीक है, उसको आप किसी ऐसे केस में, इतने क्रूअल हार्श जजमेंट्स में आप उनको सेम स्टैंड पर रख दो, तो असल में तो जो सोसाइटी में दबा हुआ वर्ग था उसका तो ऑपरेशन हो गया ना। तो अब तो ये यूज कर सकते हैं, जो मैन है वो अपनी एक्चुअल सोसाइटी में जो पोजीशन है उसका यूज करके इनको और दबा सकते हैं। सो दिस इज हाउ आर्टिकल 14, 19 and 21 was considered to be violated in टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया। यानी कि इसमें तो कह दिया है 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, लेकिन 1 साल बाद तुरंत के तुरंत हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह में कोर्ट ने कह दिया कि भाई डोंट पुट दिस मच ऑफ एम्फेसिस ऑन सेक्सुअल इंटरकोर्स,
द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स फोकसेस ऑन कोहैबिटेशन। अगर हम बात करें साथ में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें मैरिज के इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो दीज आर द पर्पजेस। ऑल्सो अगर इंसान नहीं फॉलो करता है इस चीज को, तो उसके पास वैसे भी 1 साल अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स नहीं होता है, मान लीजिए कोर्ट ने डिग्री पास कर दी और उसके बाद भी, डिग्री पास करने के बाद भी दूसरा स्पाउस आके नहीं रह रहा है, दूसरा स्पाउस आके नहीं रह रहा है साथ में, तो दैट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। सो अल्टीमेटली अब वो कोर्ट के पास हक से आ सकता है कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, मुझे दूर करिए, मुझे अब डिवोर्स चाहिए। ठीक है। सो अब तुम कहोगे कि सर अभी आप कह रहे थे कि ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी के हिसाब से अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री का फॉलो नहीं होता है तो फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है। हाँ, हो जाता है, लेकिन समझो इसके पीछे का रीजनिंग क्या है। देखो, मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अगर एक बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप मैरिज जैसे पायस ऑब्लिगेशन को जब एक्सेप्ट करते हो तब आपकी सामने वाले स्पाउस के अगेंस्ट ऑब्लिगेशन होती है। और अगर आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड है, अगर आपके पास कोई वैलिड चीज है जिसकी वजह से आप अलग हो रहे हो, तो आप ऐसे ही आपके पास आपके अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो भी जाए, अगर मान लीजिए हो भी जाए, मान लीजिए लॉ सही से नहीं काम कर रहा, तो भी आपके पास जब ये ग्राउंड फॉर डिवोर्स आएगा तो आप डिवोर्स लोगे ही, और डिवोर्स जब लोगे तो आपका इस चीज का वैलिडिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, अगर हम बात करें कि यहाँ पे वैलिड ग्राउंड नहीं था और कोई, मतलब सोचिए ना, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल आर ऑफ वेरियस काइंड, पीपल में से कि अब तो मेरा मूड नहीं है शादी को फॉलो करने का, तो दूर जा सकते हैं, कोई रीजन ना दे। सो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसके ऊपर एटलीस्ट एक दबाव रहेगा कोर्ट का कि हाँ, अगर तुम अकारण ऐसा कुछ करते हो तो तुम्हारी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगी, तुम्हारे साथ फाइनेंशियल बर्डन तुम पे डाल दिया जाएगा। सो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि दिस रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स प्रोवाइड सफिशिएंट सेफगार्ड्स। काफी ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू उसको रेमेडी मिल जाएगी, यानी कि अगर डिक्री के थ्रू उस पर कोई बर्डन आता भी है तो भी अगर रीजनेबल कॉज होगा तो सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार के हिसाब से उसको रिलीफ मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली इट वाज सेड दैट द restitution of conjugal rights mentioned under section 9 of Hindu Marriage Act was completely constitutionally valid. This was the point. ठीक है। सो अगर इस टॉपिक में कोई भी तिनका भर भी डाउट रह गया हो दोस्त, तो कमेंट सेक्शन में डालो, और अगर वीडियो पसंद आ गई हो ना तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ना, मजे करो।